हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम। कूलिंग सिस्टम हो गया मतलब इंजन के तापमान को कैसे हम कम करते हैं, है ना। उसके तापमान को कैसे हम कंट्रोल करके रखते हैं, वो कूलिंग के माध्यम से कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में पूछेंगे, किस तरीके से वो काम करता है, क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, उनके क्या क्या काम है, उनके बारे में सीखेंगे। लुब्रिकेशन सिस्टम हो गया, कोई भी पार्ट्स आपस में चल रहा है तो उसको घिसने से बचाने के लिए हम लोग इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। इंजन ऑयल कैसे आपका पूरा इंजन को लुब्रिकेट करता है, उसके बारे में सीखेंगे। लुब्रिकेशन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं स्नेहन प्रणाली, और कूलिंग सिस्टम को बोलते हैं शीतलन प्रणाली, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कूलिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम क्या हो गया, एक ऐसा सिस्टम है जो इंजन को तापमान को कम करके रखता है ना। जब भी उसमें इंजन जल रहा है तो वहां का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है ना। और उसके तापमान को अगर हम कम नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेटल का होता है कि जब वो ज्यादा गर्म होने लगता है तो वो अपना शेप होने लगता है, मतलब उसके शेप में डिफॉर्मेशन आने लगता है ना। उसके तापमान को हम कंट्रोल करके रखते हैं कूलेंट के मदद से। तो कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक एयर कूलिंग सिस्टम और एक लिक्विड या वाटर कूलिंग सिस्टम। तो हम लोग देखते हैं पहले एयर कूलिंग सिस्टम क्या है। एयर कूल्ड इंजन उस टाइप का इंजन होता है जिसमें जो इंजन आपका एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली कांटेक्ट में है ना। और उसमें अगर इंजन जल रहा है और वो डायरेक्ट हवा से ही ठंडा हो रहा है, जैसे कि हमारा मोटरसाइकिल का जितना भी इंजन होता है वो एयर कूल्ड इंजन होता है ना। उसमें क्या होता है कि इंजन पेट्रोल तो जल ही रहा है, उसके साथ साथ आपका जैसे जैसे हवा आता है वो हवा उस इंजन के फिन के साथ टकराता है ना। और फिन के साथ वहां के गर्मी को सोख के लेके जाता है। इस तरीके से हम लोग एयर कूल्ड इंजन होता है ना। वो एयर कूल्ड इंजन किस किस चीज पे डिपेंड करता है, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल का देखते हैं फिन ऐसे से इस टाइप से जाली 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 टाइप से बना हुआ रहता है ना। उस टाइप से क्यों बना हुआ रहता है, ताकि हवा आए है ना, उस पार्ट में टकराए और वहां की गर्मी को लेके चला जाए। अगर वो प्लेन रहेगा है ना, तो प्लेन रहेगा तो क्या होगा, हवा टकराएगा, कुछ सेकंड के लिए भी नहीं रुक पाएगा है ना, कुछ सेकंड के लिए भी नहीं रुक पाएगा, तो क्या होगा, वहां से कम गर्मी को लेके जाएगा। और वही अगर हम फिन बना देते हैं तो वहां का सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ जाता है ना। और वहां से गर्मी को वो आसानी से लेके भी चला जाता है। तो हीट जो डिसिपेट हो रहा है हवा में, वो डिपेंड करता है किस किस चीज पे, है ना। कितना हवा फिन के साथ टकरा रहा है, या कितना हवा आ रहा है और फिन के साथ टकरा रहा है ना। उसके बाद फिन का सरफेस एरिया, फिन कितना सरफेस एरिया में फैला हुआ है ना, उसके अनुसार से। उसके बाद जो मेटल से फिन बना हुआ है उसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, मतलब वो अपने अंदर से कितना को गर्मी को बाहर जाने देता है। ये सब चीज आपका एयर कूलिंग सिस्टम में आता है। नेक्स्ट है हमारा मेरिट और डिमेरिट, है ना। एयर कूलिंग सिस्टम का इंजन है तो उसमें मेरिट क्या है, उसका क्या फायदा है और उसका क्या नुकसान है ना। इसका जो डिजाइन होता है और कंस्ट्रक्शन होता है वो सिंपल होता है ना। इसमें ना ही हमको वाटर जैकेट लगाना है, ना ही रेडिएटर लगाना है, वाटर पंप का जरूरत नहीं पड़ता है, थर्मोस्टेट का जरूरत नहीं पड़ता है, ना ही पाइप होज किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ता है ना। बस सिर्फ फिन बना दीजिए, उसमें हवा आएगा, बाहर से हवा आएगा, टकराएगा और वहां की गर्मी को लेके जाएगा। इस तरीके से इंजन के तापमान को कंट्रोल करता है ना। ये ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है ना, कॉम्पैक्ट साइज में कॉम्पैक्ट होता है, और कंपेरेटिवली जो वेट होता है उसका वजन होता है वो हल्का होता है ना। इसका डिमेरिट, इसका नुकसान क्या है, तो नुकसान ये है कि अनइवन कूलिंग होता है, मतलब जिधर से हवा आ रहा है उस साइड का पार्ट ज्यादा ठंडा हो रहा है, और जो जो साइड हवा के पीछे है ना, तो वो साइड थोड़ा कम ठंडा हो रहा है, मतलब उसमें प्रॉपर कूलिंग सिस्टम नहीं है। जिस साइड हवा ज्यादा पड़ रहा है उस साइड ज्यादा ठंडा हो रहा है, और जिस साइड हवा नहीं आ रहा है उस साइड का पार्ट उतना ज्यादा ठंडा नहीं हो रहा है। तो इंजन का टेम्परेचर होता है ना, जब वर्किंग पीरियड आता है उसमें कुछ थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है ना। इम्प्रॉपर अगर ठंडा बढ़िया से आपका तापमान उसका कंट्रोल नहीं होगा तो इंजन का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम या लिक्विड कूलिंग सिस्टम। जैसे कि देख रहे हैं ये बड़े बड़े वाहनों में, है ना, मोटरसाइकिल में भी आता है, पर वो जिसका इंजन का सीसी ज्यादा होता है ना। कूलिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, एक लिक्विड कूलेंट रहता है ना। लिक्विड कूलेंट को इंजन ब्लॉक में चारों तरफ वाटर जैकेट बना हुआ रहता है, मतलब पानी के जाने का रास्ता बना हुआ रहता है इंजन ब्लॉक में, इंजन हेड में, जिसके थ्रू
कूलेंट फ्लो होता है और उस पैसेज के थ्रू अगर फ्लो होता है तो वहां के गर्मी से, इंजन से जो उत्पन्न गर्मी हो रहा है उसको सोखता है और इंजन के तापमान को कम करता है ना। और वो फ्लूइड फिर वापस रेडिएटर में आता है और रेडिएटर में वो बाहर से आ रहे हवा की मदद से वो ठंडा होता है। उसके बाद फिर से वो वापस इंजन की ओर जाता है ताकि वो वहां से कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर सके, है ना। तो फिगर में जैसे एरो के दिखा रहा है ना, रेडिएटर से कूलेंट इंजन के पास जाता है, इंजन के चारों तरफ ब्लॉक और हेड में सर्कुलेट करता है और वहां की गर्मी को सोखता है और वहां से गर्मी को सोखने के बाद वो रेडिएटर में आता है और हवा से ठंडा होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं आगे। कूलेंट जो हमारा इंजन से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, और वो वाटर ब्लॉक के थ्रू होते हुए जाता है और उसके बाद वो सिस्टम के सभी ट्यूब में से गर्मी को एब्जॉर्ब करते हुए रेडिएटर में जाता है ना। और रेडिएटर में जो जाता है तो वो हवा के संपर्क में रहता है, और रेडिएटर के पीछे जो फैन लगा हुआ रहता है वो भी एयर को खींचता है, जिसकी मदद से हम कूलेंट को ठंडा करते हैं और वो फिर कूलेंट फिर वापस इंजन में गर्मी को एब्जॉर्ब करने के लिए वापस भेज दिया जाता है। जैसे कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, है ना, कि कूलेंट यहाँ पे आ रहा है, इसमें एयर के थ्रू वो एक्सपोज किया हुआ है ना। पीछे का फैन हवा को खींच के इसको कूलेंट को ठंडा करने में मदद करता है। फिर कूलेंट इंजन में जाता है, इंजन के चारों तरफ वो सर्कुलेट होता है और वहां के गर्मी को सोखता है। उसके बाद भी वो थर्मोस्टेट वाल्व के थ्रू होते हुए आपका रेडिएटर में जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व का क्या काम है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। थर्मोस्टेट वाल्व का क्या काम है और वो किस लिए इस्तेमाल होता है ना। आपका यहाँ पे अलग अलग नाम दिया हुआ है। अपर रेडिएटर होज मतलब पाइप जिसके थ्रू कूलेंट फ्लो होता है ना। ये कूलेंट रिकवरी सिस्टम है। ये फैन बेल्ट है ना। यहाँ पे लोअर होज पाइप है, कूलिंग जैकेट है और हीटर होज है, इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा कूलेंट का वर्क क्या है। कूलेंट सिलेंडर के चारों तरफ सर्कुलेट होता है और वहां से हीट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि सिलेंडर वाल से हो, सिलेंडर हेड से हो, जहाँ पे फ्यूल जल रहा है तो वहां का तापमान ज्यादा होगा, है ना। कूलेंट वहां से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और पास करेगा इंजन के थ्रू और उसके बाद वहां पे लुब्रिकेट करते हुए वाटर पंप के थ्रू रेडिएटर में जाता है, जहां पे हीट एक्सपोज किया हुआ रहता है हवा के संपर्क में, और हवा के संपर्क में आने के बाद वो धीरे धीरे ठंडा होता है और यही प्रोसेस सेम फिर इंजन में जाता है, वहां से गर्मी को सोखता है और रेडिएटर में आके वो ठंडा होता है। मेरिट और डिमेरिट, क्या फायदे हैं वाटर कूलिंग सिस्टम के और क्या नुकसान है ना। तो सिलेंडर के यूनिफॉर्म कूलिंग होता है, मतलब सिलेंडर हेड, सिलेंडर वाल्व, ये सब के पार्ट में जितना भी पार्ट्स होता है वहां पे वाटर जैकेट होने की वजह से पूरा का पूरा सिलेंडर अच्छी तरीके से ठंडा होता है या वहां के तापमान को कम किया जाता है ना। उसके बाद ये फ्यूल कंजप्शन, इंजन का जो फ्यूल कंजप्शन है उसको इम्प्रूव करता है ना। वाटर कूलिंग सिस्टम, अगर इंजन का तापमान एक मेंटेन लेवल में रहेगा तो फ्यूल का कंजप्शन भी कम होगा और हमें फ्यूल इकोनॉमी भी ज्यादा मिलेगा। अगर हम वाटर कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो इंजन जो है वो फ्रंट के आगे का जो हिस्सा होता है मूविंग व्हीकल का, वहां पे प्रोवाइड किया जाता है ना। और जो लिक्विड कूल्ड इंजन होता है वो कम नॉइजी रहता है, मतलब कम शोर करता है एयर कूल्ड इंजन के मुकाबले, है ना। एयर कूल्ड इंजन के मुकाबले वो कम शोर करता है। डिमेरिट क्या क्या है ना। इट डिपेंड्स ऑन सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब हम ये कूलेंट पे डिपेंड करता है। अगर कूलेंट कहीं से लीकेज हो गया या कुछ हो गया तो इंजन को डैमेज कर सकता है ना। अगर वाटर कूलिंग सिस्टम किसी भी प्रकार से फेल हो जाता है, कहीं से लीकेज हो जाता है या उसमें कुछ भी हो जाता है, वो इंजन को सीवियर डैमेज कर सकता है, वो मेजर डैमेज कर सकता है। और इंजन वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या है, बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए रहते हैं, है ना। उसकी वजह से भी इसका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। एयर कूलिंग सिस्टम में कुछ भी पार्ट्स नहीं लगे होते हैं तो उसमें वो सस्ता होता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट, वाटर पंप, रेडिएटर, फैन, वाटर जैकेट, थर्मोस्टेट वाल्व, स्टोरेज टैंक, है ना। तो वाटर पंप का क्या काम है, पंप को फोर्स करना, है ना, फोर्स करके सिस्टम को पानी में प्रेशर लगाना ताकि वो रेडिएटर से इंजन में जाए और इंजन से फिर वापस रेडिएटर में आए और हीट को एब्जॉर्ब करे और रेडिएटर में जाके ठंडा हो, है ना। रेडिएटर का क्या काम है, डिसिपेट करना हीट को, है ना।
जो गर्म कूलेंट आया है उसको कूल करना एयर के संपर्क में, है ना, हवा के संपर्क में रहेगा तो ठंडा, ये कूलेंट को ठंडा करेगा। फैन का क्या काम है? फैन एक हवा, स्ट्रॉन्ग हवा का खींचने का ये दबाव बनाता है जिससे कि हवा रेडिएटर से होते हुए फैन के पास आए, है ना, जिससे कि कूलेंट को ठंडा होने में आसानी हो। वाटर जैकेट क्या करता है? इंजन ब्लॉक, सिलेंडर हेड, ये सब के तापमान को कम करने में मदद करता है, वहां की गर्मी को सोखने में मदद करता है ना। उसके बाद थर्मोस्टेट वाल्व, ये क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ कूलेंट, है ना। कूलेंट अगर ठंडा है तो उसे वापस फिर इंजन में भेज देता है, और अगर कूलेंट गर्म हो गया तब उसे वो रेडिएटर में भेजता है ठंडा होने के लिए, है ना। तो ये 80 डिग्री के आसपास में आपका खुलता है ना, और 82 डिग्री तक में पूरा खुल जाता है, और पूरा का पूरा कूलेंट जो गर्म रहता है वो रेडिएटर में जाता है ठंडा होने के लिए। स्टोरेज टैंक का क्या काम है? एक्स्ट्रा कूलेंट को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा थर्मोस्टेट वाल्व, है ना। जब हमारा इंजन ठंडा है तो कूलेंट जो वहां पे वाटर जैकेट में घूम रहा है वो उतना गर्मी तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, है ना। तो अगर हम उस कम गर्म कूलेंट को रेडिएटर में भेज देंगे तो वो क्या होगा? वहां पे भी ठंडा हो जाएगा, और फिर कूलेंट वो वापस इंजन में आएगा गर्मी को सोखने के लिए। तो क्या करेगा? इंजन के तापमान को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसपे इंजन पूरा अच्छी तरीके से काम करता है ना, उस तापमान में पहुंचने में उसे समय लगेगा। इसलिए, है ना, जब इंजन कोल्ड रहता है तो थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहता है ना, और जो कूलेंट इंजन के चारों तरफ गया है वहां के हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, उसका तापमान जब तक 80 डिग्री नहीं पहुंचता है तब तक वो रेडिएटर के रास्ते को नहीं खोलता है, मतलब उसे कूलेंट को रेडिएटर तक जाने नहीं देता है। जैसे ही कूलेंट का टेम्परेचर 80 डिग्री या उसके आसपास हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है तब वो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है ना, और थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और कूलेंट को रेडिएटर में जाने देता है ताकि वहां पे ठंडा हो, है ना। ठंडा होगा तो उसका एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, इंजन से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो थर्मोस्टेट वाल्व का काम है ना, कि जब आपका कूलेंट ठंडा है, मतलब इंजन भी ठंडा है और कूलेंट भी ठंडा है, तो वो कूलेंट को रेडिएटर तक नहीं जाने देता है। जैसे ही 80 डिग्री पहुंच जाता है टेम्परेचर कूलेंट का तो वो ओपन हो जाता है और कूलेंट को रेडिएटर तक जाने देता है ठंडा होने के लिए। थर्मोस्टेट वाल्व का क्या काम है ना। थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ लगा हुआ रहता है? इंजन और रेडिएटर के बीच में, है ना। जैसे ही कूलेंट गर्म होता है तो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और कूलेंट को अलाउ करता है रेडिएटर में जाने के लिए ताकि वहां जाके वो ठंडा हो सके, है ना। थर्मोस्टेट वाल्व बंद होता है या खुलता है ना, तो ताकि इंजन जो है वो उस टेम्परेचर को जल्दी से जल्दी गेन कर ले जहां पे वो अच्छी तरीके से काम करता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले, है ना, तो किसी को हम दौड़ा रहे हैं, है ना, और उसके बाद फिर उसको तुरंत बैठा दे रहे हैं, फिर दौड़ा रहे हैं, फिर बैठा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उसके जो अंदर का हीट जनरेट हो रहा है वो चीज तो नहीं होगा, है ना। उसी तरीके से एक टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए जिसमें इंजन पूरा अच्छी तरीके से काम करता है। अगर कूलेंट आपका बार बार तुरंत हम रेडिएटर में भेज देंगे तो क्या होगा? रेडिएटर में जाएगा, कूलेंट ठंडा हो जाएगा तो वहां के तापमान को और इंजन के तापमान को कम करेगा, है ना। उस तरीके से वो इंजन जल्दी अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पर नहीं पहुंच पाता है ना। उस स्पेसिफिक टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए ही थर्मोस्टेट वाल्व लगा है ताकि जब तक कूलेंट गर्म ना हो तब तक उसको रेडिएटर में ना जाने दे। जैसे ही कूलेंट गर्म हो जाता है ना, और कूलेंट कहाँ से गर्म होगा? इंजन के तापमान को सोखेगा तभी गर्म होगा, है ना। और जैसे ही इंजन का तापमान उस कूलेंट का तापमान उस मिनिमम टेम्परेचर तक पहुंच जाता है उसके बाद थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और वो रेडिएटर तक जाता है ताकि कूलेंट ठंडा हो सके। जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है, अगर हम बिना थर्मोस्टेट वाल्व का गाड़ी को चलाते हैं तो इंजन को उसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक पहुंचने में समय लगेगा, है ना। और जो गर्म कूलेंट होता है उसी के थ्रू हीटर काम करता है। कार के अंदर में जो हीटर होता है वो उसी के थ्रू काम करता है ना। अगर हम थर्मोस्टेट वाल्व का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा हीटर भी कोल्ड ठंडा हवा इंजन के गाड़ी के अंदर में भेजेगा, इस तरीके से, है ना। और अगर हम ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक अगर कूलेंट इंजन नहीं पहुंचेगा तो हमारा फ्यूल का इकोनॉमी भी घट जाता है। नेक्स्ट हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम, स्नेहन प्रणाली, है ना। कैसे? एक
इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, कोई दो मूविंग पार्ट्स है आपस में चल रहा है ना, उसके बीच का फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि वो दोनों पार्ट एक दूसरे से रगड़ने की वजह से खराब या उसमें कोई डैमेज ना आए, है ना। तो इंजन ऑयल कैसे सभी पार्ट्स, दो चल रहे आपस के पार्ट्स को तक पहुंचाया जाता है और उसे दो पार्ट्स को घिसने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये आपका ऑयल सम्प है ना, ऑयल सम्प में ऑयल जमा रहता है, ये स्टेनर है, ये वाटर पंप है ना, और इंजन ऑयल फिल्टर के थ्रू यहाँ पे फिल्टर होके ऑयल गैलरी में जाएगा, है ना। ये क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट में आपका ऑयल गैलरी बना हुआ रहता है, मतलब तेल के जाने का रास्ता बना हुआ रहता है ना। पिस्टन के पास भी यहाँ पे ऑयल गैलरी बना हुआ है, ताकि पिस्टन जो ऊपर नीचे हो रहा है तो इसके बीच में घर्षण होगा, घर्षण से बचाने के लिए यहाँ पे ऑयल पहुंचता है, ऊपर में वाल्व तक पहुंचता है ना। वाल्व के बीच में भी घर्षण से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर जब हम उसका रिटर्निंग जो लाइन होता है, रिटर्न लाइन से फिर वापस ऑयल सम्प में आ जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है ना। हम लोग टू स्ट्रोक में पढ़े, है ना। टू स्ट्रोक में जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये आपका ट्रांसफर पोर्ट है ना, ये इनलेट पोर्ट है और ये एग्जॉस्ट पोर्ट है। इनलेट पोर्ट से पेट्रोल तो आ रहा है, तो यहाँ क्रैंकशाफ्ट और ये सब चीज को लुब्रिकेट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, पेट्रोल के साथ ही हम लुब्रिकेशन मोबिल को इस्तेमाल करते थे, उसको मिक्स करते थे, और यहाँ पे ही फ्यूल जो अंदर आता था उसे ये आपका हो गया क्रैंकशाफ्ट घूमने की वजह से थोड़ा सा कंप्रेस भी करता था, है ना। तो लुब्रिकेशन सिस्टम को इसको लुब्रिकेट करने के लिए 3 से 5% या 6% तक का हमको जितना तेल डलवाए हैं उसका इंजन ऑयल भी इस्तेमाल करना पड़ता था, इंजन लुब्रिकेशन ऑयल इस्तेमाल करना पड़ता था, ताकि जो इंजन ऑयल पेट्रोल के साथ या हवा पेट्रोल का मिक्सचर के साथ जा रहा है तो वो इस पार्ट्स को लुब्रिकेट करे, है ना। तो वो कार्बोरेटर की मदद से टंकी के थ्रू आपका इस पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए जाता था। तो वो पेट्रोल के साथ मिक्स हो रहा है, इसलिए उसे पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो जो भी फ्यूल आपका यहाँ पे क्रैंककेस तक पहुंचता है कार्बोरेटर के थ्रू, वो वेपराइज होता है और वो आपके क्रैंककेस में यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट को, पिस्टन पिन को, है ना, और कनेक्टिंग रॉड के जितने भी कनेक्शन रहते हैं वो सबको लुब्रिकेट करता है ना। जो क्रैंककेस का वॉल है ना, उसको भी लुब्रिकेट करता है। जितना भी पार्ट्स है, पिस्टन रिंग, सिलेंडर, ये सबको लुब्रिकेट करता है। इसे पेट्रोल के साथ मिक्स होके ये लुब्रिकेशन के लिए जाता है, इसलिए इसे पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लुब्रिकेंट, है ना। लुब्रिकेंट का क्या ड्यूटीज है इंजन में, वो बहुत सारे स्कोप और वेरीड करता है ना, किस टाइप के लुब्रिकेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और किस जगह पे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर फ्रिक्शन है, कोई कंपोनेंट है और मेटल है, और मेटल टू मेटल कोई कंपोनेंट एक दूसरे के आपस में चल रहा है, उसके बीच के फ्रिक्शन को कम करने के लिए, है ना। कोई कंपोनेंट आपस में चल रहा है, उसके बीच में हीट जो जनरेट हो रहा है, उसके हीट को डिसिपेट करने के लिए, है ना। कोई भी पार्ट्स हो उसको घर्षण ना हो, एक दूसरे से वो रगड़ ना हो, है ना, उससे बचाने के लिए वियर और टियर जो होता है कोई भी कंपोनेंट का, उससे बचाने के लिए हम इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। कोरोजन, जंक लगना, है ना, लोहे का पार्ट्स है ना, कंटिन्यूअस उसमें अगर हम इंजन ऑयल को नहीं भेजेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, जंक लगने का चांस है। जो भी आयरन डिपोजिट, कोई दो पार्ट रगड़ रहा है तो उससे के बीच में क्या होगा, आयरन का छोटा छोटा बुरादा टाइप का होगा, है ना। तो वो बुरादा को उस जगह पे वहां पे वो डिपोजिट हो जाता है, तो उसे साफ करने का काम इंजन ऑयल का लुब्रिकेंट करता है। देखते हैं हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम काम कैसे करता है उसके बारे में, है ना। जो ऑयल का रिजर्वायर रहता है ना, वो इंजन के सबसे नीचे पार्ट में लगा हुआ रहता है ना। ऑयल फिर सक किया जाता है ना। ये आपका स्टेनर है, स्टेनर बोलते हैं। स्टेनर क्या करता है, एक छन्नी टाइप से होता है ना, जो अगर इंजन ऑयल में कोई बहुत बड़ा कण है या कोई गंदगी है तो उसे साफ करता है। उसके बाद वो पंप में जाता है, पंप से वहां पे वो इंजन ऑयल प्रेशराइज होता है, प्रेशराइज होने के बाद वो फिल्टर में जाता है, फिल्टर में इंजन ऑयल साफ होता है। इंजन ऑयल फिर साफ होने के बाद जो ऑयल गैलरी है, ऑयल गैलरी के थ्रू, है ना, ये सारा का सारा ऑयल गैलरी है,
है ना। क्रैंकशाफ्ट को लुब्रिकेट करने के लिए, पिस्टन को लुब्रिकेट करने के लिए, कैमशाफ्ट को लुब्रिकेट करने के लिए, है ना, रॉकर आर्म को लुब्रिकेट करने के लिए, हर एक पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए उसके लिए गैलरी है। और उसके बाद फिर वापस आने के लिए भी वो ऑयल गैलरी से वापस आके यहाँ पे सम्प में आके जमा हो जाता है। तो इंजन आपका पहले आपका ऑयल गैलरी यहाँ पे सम्प से पिकअप करेगा। उसके बाद गियर, यहाँ पे पंप है, पंप का क्या काम है, प्रेशर बनाना, है ना, प्रेशर बनाना, ताकि प्रेशर बनेगा तो ही वो ऑयल गैलरी तक प्रोवाइड होगा। उसके बाद ये सारा सिस्टम आपका हाई प्रेशर पे काम कर रहा है। इसे प्रेशर रिलीफ वाल्व भी रहता है, ताकि वो प्रेशर को चेक करता है कि आपका जो ऑयल गैलरी में प्रेशर फ्लो हो रहा है ना, तो वो प्रेशर एक नियमित समय सीमित तक है या नहीं है। इस तरीके से आपका हमारा ऑयल गैलरी और लुब्रिकेशन सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब बहने की क्षमता, है ना। एक तेल, है ना, अलग अलग तेल का अलग अलग बहने का क्षमता होता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल पे दिखाया गया है कि एक तेल को यहाँ पे रखा गया तो वो बह के इतना दूर तक आया, वही उसका एक का विस्कोसिटी कम है तो वो बह के इतना ज्यादा आया, है ना। तो जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उतना धीरे धीरे वो फ्लो करेगा, है ना। जितना कम विस्कोसिटी होगा उतना आसानी से वो फ्लो करेगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ पे दिखाया है, इसका विस्कोसिटी 10 है, कम है तो ये ज्यादा फ्लो कर रहा है ना। और वही इसका विस्कोसिटी 30 है, ये कम फ्लो कर रहा है। तो हायर विस्कोसिटी जितना भी जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है जब इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो, है ना। यहाँ पे है SAE10, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है SAE10, SAE20, SA30, SAE40, है ना। SAE का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो इसका रेटिंग इस तरीके से दिया जाता है। जितना मॉडर्न ऑयल आ रहा है ना, वो मिक्सचर होता है बोथ, है ना। मल्टी विस्कोसिटी होता है, मतलब उसका विस्कोसिटी अलग अलग होता है, मल्टी वेट होता है, मल्टी ग्रेड होता है ना। तो जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ पे दिखा रहा है 10W30, है ना। ये ओवरकम करता है प्रॉब्लम का, है ना। तो टेम्परेचर के अनुसार से उसको, है ना, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग विस्कोसिटी का हमको चाहिए, है ना। मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा है तो हमें ज्यादा विस्कोसिटी का इंजन ऑयल चाहिए, है ना। और जब हमारा इंजन ठंडा है तो उसमें कम विस्कोसिटी का, ये इसी तरीके से मिक्स, है ना, मिक्स मल्टी विस्कोसिटी वाला इंजन ऑयल इस्तेमाल किया जाता है इंजन के टेम्परेचर के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा अलग अलग कंपोनेंट क्या क्या इस्तेमाल होता है उसके बारे में। कंपोनेंट में है जैसे ये आपका हो गया डिपस्टिक। डिपस्टिक का क्या काम है, वो संप में कितना ऑयल है ना, वहां पे एक मिनिमम और मैक्सिमम का लेवल रहता है, उसके बीच में है ना। तो उसका मतलब है कि इंजन ऑयल का लेवल गाड़ी में ठीक है। और डिपस्टिक से कब चेक करेंगे, जब इंजन बहुत देर कुछ देर बंद है, मतलब आधा घंटा या 1 घंटा बंद है, तब हम चेक करेंगे। क्योंकि उस समय अगर हम चलते इंजन में चेक करेंगे तो क्या होगा, इंजन आपका ऑयल गैलरी में बहुत सारा ऑयल रहेगा, है ना। और जब इंजन बंद रहेगा तो सारा ऑयल वापस ऑयल संप में आता है, तब उसके बाद हम डिपस्टिक के थ्रू आप इंजन का लेवल चेक करते हैं, है ना। और ऑयल संप कहाँ रहता है, इंजन के सबसे नीचे भाग में, है ना। वो बोल्ट के थ्रू सिलेंडर ब्लॉक के साथ अटैच रहता है। और ये संप का गैसकिट है ना। यहाँ संप के बीच में गैसकिट है, इसके ठीक ऊपर में क्या लगेगा, इंजन ब्लॉक, और इसके ऊपर इंजन ब्लॉक के ऊपर इंजन हेड, और इंजन हेड के ऊपर इंजन हेड कवर। तो ये आपका हो गया टूल्स है ना, जो इंजन ऑयल फिल्टर के साथ लगता है। ऑयल फिल्टर इंजन ब्लॉक में लगता है ना। ऑयल पंप जो रहता है वो भी ब्लॉक में रहता है, ये इंजन ऑयल पंप है ना। ये 2 गियर के बीच में जैसे जैसे आपका इंजन ऑयल आता है ना, उसको प्रेशराइज करके ऊपर की ओर भेजता है। और ड्रेन प्लग है ना, आपका सबसे नीचे में ड्रेन प्लग रहता है। ड्रेन प्लग क्या काम है, अगर हमको इंजन ऑयल चेंज करना है तो सभी जितना इंजन ऑयल है उसको निकालना होगा, सभी इंजन ऑयल को ड्रेन प्लग की मदद से हम निकालते हैं, है ना। ये स्ट्रेनर हो गया जो ऑयल पंप को ऑयल सम्प से ऑयल को खींच के ऊपर ऑयल गैलरी तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑयल फिल्टर, है ना। ये स्पिन टाइप फिटिंग रहता है और ओ रिंग सील के साथ ये रहता है, ताकि इसमें कोई भी लीकेज ना हो, है ना। आउटलेट जो ट्यूब होता है जिस यहाँ के थ्रू
ऑयल बाहर निकलता है ना, ऑयल गैलरी के लिए वो बीच का भाग होता है ना। उसके साइड साइड में ये आप हाफ काट के दिखाया गया है ना। ऑयल यहाँ से एंटर करता है, ये जो आपका होल है उससे वो एंटर करता है और ये यहाँ पे छनता है, उसके बाद फिर बीच से वो बाहर निकलता है, साफ ऑयल जाता है ऑयल गैलरी में लुब्रिकेट करने के लिए। तो आपका जो स्मॉल होल है ना, उसके थ्रू आपका ऑयल सम्प से जो आ रहा है ऑयल वो इसके थ्रू जाता है ना। और जो ऑयल फिल्टर है, ये फिल्टर एलिमेंट पेपर में है ना, ये आपका स्मॉल डस्ट हो, मेटल डस्ट हो, रस्ट हो, कार्बन हो, डस्ट पार्टिकल हो, कुछ भी हो, उसे फिल्टर करता है और इंजन ऑयल को, साफ इंजन ऑयल को ऑयल गैलरी में भेजता है। अगर ये इम्प्योरिटीज है ना इंजन ऑयल से नहीं अगर निकाला जाएगा तो क्या होगा, वो उसके वर्किंग सरफेस को डैमेज करेगा। ऑयल फिल्टर हाउसिंग, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये हाउसिंग है। ये हाउसिंग सिलेंडर ब्लॉक के साथ अटैच रहता है, जो जिसके थ्रू आपका ये इंजन ऑयल फिल्टर अटैच रहता है ना। ये बोल्ट है जिसके थ्रू ये ब्लॉक में अटैच रहता है। जो ऑयल प्रेशर स्विच और सेंटर यूनिट होता है वो माउंटेड होता है हाउसिंग में, है ना। कुछ व्हीकल होता है उसमें ऑयल कूलिंग और कूलर एडेप्टर रहता है ना। हीट एक्सचेंजर के भी अटैच रहता है उसके साथ, है ना। और ऑयल फिल्टर जो रहता है वो फिटेड रहता है बॉटम के नीचे की ओर, बट नीचे की ओर अटैच रहता है, जो अलाउ करता है एयर ऑयल को आसानी से फ्लो करने के लिए कूलर के थ्रू और फिल्टर के थ्रू, है ना। जो भी हीट वो एब्जॉर्ब करता है ना, वो आपस में चल रहे पार्ट्स के बीच का हीट को भी एब्जॉर्ब करके वहां से हटाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑयल गैलरी, है ना। ऑयल गैलरी हो गया ऑयल का रास्ता जहां पे सभी पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए जाता है। जैसे कि आपका सिलेंडर ब्लॉक है ना, हेड है, गैलरी है, कैरी करता है ऑल पार्ट्स को, है ना। इंजन जो है उसमें एक कैमशाफ्ट है या वल्व ट्रेन है ना, तो उस सबको वल्व के साथ जितना भी वो पार्ट्स लगा हुआ है उसको लुब्रिकेशन चाहिए। सिलेंडर जो है ना, उसको लुब्रिकेशन चाहिए ताकि पिस्टन फ्रीली मूव कर सके अप और डाउन, है ना। और गैलरी इस्तेमाल होता है ताकि इंजन ऑयल को ऊपर पहुंचा सके और नीचे भी वापस ला सके। लार्ज डायमीटर ट्यूब जो रहता है ना, वो ज्वाइन करता है ऑयल पंप के थ्रू कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, है ना। एडवांटेज क्या क्या होता है, सिंपलिसिटी होता है ना, लो कॉस्ट, इसका पैसा कम लगता है ना, और एक ऑयल पंप का जरूरत नहीं पड़ता है। वही अगर हमारा इंजन ऑयल रिंग ये सब नहीं काम करेगा तो क्या होगा, इंजन ऑयल रिंग ऊपर जाके जलने लगेगा, है ना, जिसकी वजह से हेवी एग्जॉस्ट स्मोक के साथ ये फॉर्म निकलेगा, है ना। और क्राउन जो ऊपर का भाग है ना, उस पार्ट्स को बहुत ज्यादा उसमें गंदगी हो जाएगा, जो इफिशियंसी को, इंजन की इफिशियंसी को भी अफेक्ट करेगा, है ना। और ये मिक्स करेगा लुब्रिकेशन सिस्टम के साथ, है ना, तो जिसकी वजह से जो आपका माइलेज है या तेल है उसका मिक्सचर क्वालिटी को, कैरेक्टरिस्टिक को भी खराब करेगा। नेक्स्ट हमारा प्रेशर फीड सिस्टम, इसमें भी लाइन बाय लाइन वैसे करके दिखाया है ना। आपका स्ट्रेनर के थ्रू खिंचाएगा, है ना, पंप में जाएगा, वो प्रेशर करेगा, फिल्टर में साफ होगा, ऑयल गैलरी में जाएगा और सभी पार्ट्स को लुब्रिकेट करेगा। तो आज हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़े और कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़े, है ना। अगले दिन हम लोग कुछ दूसरा और नया चीज सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।